मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में अभी लिखिए नहीं, थोड़ी देर, जब हम कहें तभी लिखिए। मेथड ऑफ, पहले तो आप ये समझिए डाटा क्या है ना। डाटा मीन्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स जैसे आपका बिल्डिंग बनाना है, अभी थोड़ा सा रिसर्च से अलग हट के सोचिए, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपको बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है आपका? ईंटा इकट्ठा करते हैं, मोरंग करते हैं, बालू करते हैं, सीमेंट करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या है आपकी? रॉ मटेरियल। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? आपको आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाला, बेसन, सब चीज़ चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या है आपकी? डाटा। ठीक, लेकिन आपको क्या है? डाटा कलेक्शन। टॉपिक जो मेरा है वो है डाटा कलेक्शन। तो ये रॉ मटेरियल हम कैसे कलेक्ट करेंगे और कहाँ से कलेक्ट करेंगे? खाना बनाने के लिए आपको हमने बताया आटा, उसके लिए आपने क्या किया? पहले आपका जो है प्राइमरी डाटा आपका क्या है? गेहूं। तो आपने क्या किया? पहले गेहूं कलेक्ट किया, फिर उसको पिसवाया, पिसवाने के बाद आटा हो गया। सब्जी लेने मंडी में गए, आपने सब्जी लाए, वो आपका प्राइमरी डाटा, फिर काट के छीला लाओ, सेकेंडरी हो गया। मसाले, खड़े मसाले लिए, पीसे, ये सभी क्या है आपका? डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब मकान बनना है तो मकान के लिए हमने बताया डाटा तो ये है, डाटा कलेक्ट कहाँ करना? अलग अलग दुकानों से करना है। कितने मकान के लिए कितना ईंटें चाहिए, कितनी मोरंग चाहिए, ये सामान कहाँ से आएगा, समझ रहे हैं? ये सभी चीज़ें आपकी क्या है? डाटा का कलेक्शन है। वैसे ही रिसर्च क्या है? रिसर्च भी आपका एक तरह से, जैसे आप रोटी बनाते हो, सभी लोग बनाते हैं, सबके घर में बनती है रोटी, गोल बनती है, किसी की 4 कोने की बनती है, किसी की 3 कोने की, वो सब आपकी रिसर्च है। पहले जब बनती होगी तो बिल्कुल 6-7 कोने की बनती होगी, फिर धीरे धीरे गोल हुई, अब फिर 3 परत वाला परेठा बना, है ना। तो ये सब क्या रिसर्च ही है। पहले सिंपल रोटी बनती थी, फिर थोड़ा नमक डाला गया कि नमक वाली बनाओ, फिर जीरा बनाओ तो और अच्छी बनी, यही होता है। फिर जीरा के बाद हींग मिला के बढ़िया परेठा बनाए गए। मूली आ गई तो मूली काट के उसमें मिला दिया गया तो मूली के परेठा, ये भी रिसर्च है। मकान में भी यही है कि कोई पता चल रहा है कि किसी चीज़ से जोड़ रहा है, पहले सीमेंट से, कहीं कहीं आपने देखा होगा जो पुराने मकान होते थे उसमें चूना और दाल की वो करके जो किले वगैरह बने हैं उससे बनते थे, तो वो भी सब आपकी क्या है? रिसर्च है। और जो इन सब के लिए जो मटेरियल हमने इकट्ठा किया, दैट इज द रॉ मटेरियल। ठीक, तो हमारा टॉपिक है आपका आज का कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कैसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक, तो रिसर्च के लिए आप क्या करते हो? रिसर्च तो आपको बता ही दिया कि रोटी बनानी है अलग अलग तरह की। कभी आपने जो है, सब लोग सिंपल बनाते हो, सिंपल खाते हो, कि पालक की पूड़ी बनेगी, तो वो रिसर्च हो गई, मतलब उसमें नई चीज़ आपने कर दी ना। सिंपल रोटी सिंपल थी। वैसे ही आप क्या करते हो? रिसर्च करते हो। रिसर्च करने में आपने कई रिसर्च पेपर पढ़े। अब देखा, जैसे फिजिक्स वाले बच्चे ये समझ सकते हैं कि देखा आपने 4 पेपर पढ़े, सभी में बैंड गैप निकाला गया। किसी में क्या किया? थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, किसी में क्या किया? उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, किसी में जो है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसमें रहता है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज कर दी, म्यू की वैल्यू चेंज कर दी। और ये वैल्यू चेंज करने के बाद हमें अच्छा पीक मिल रहा है, अच्छा मतलब जो है बैंड गैप मिल रहा है, तो हम कहते हैं ये रिजल्ट अच्छा है। लेकिन है क्या? हमने तमाम से रिसर्च पेपर पढ़े, कई लोगों से हमने, पुराने जो सर थे, टीचर्स थे, उनसे जानकारियाँ जुटाई, है ना। और कई आपके जो और सीनियर होंगे उनको आपने मेल किया होगा, मेल से पेपर इकट्ठे किए होंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया था? डाटा कलेक्शन किया था। नेट पे भी आपने पढ़ा होगा, तो डाटा आपने कलेक्शन किया। फिर उस डाटा कलेक्शन करने के बाद यानी आपने क्या किया? आलू गोभी सब इकट्ठा कर लिया। फिर आपने क्या किया? आटा को गूंथा, यानी फिर आपने उस पेपरों को पढ़ा। मतलब देखिए, आप रिसर्च कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके जर्नल लाइफ में डेली आप रिसर्च करते हो, लेकिन आप कभी सोचते ही नहीं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कभी कभी किराया बचाने के लिए कहते हो इस वाली रास्ते से जाएंगे तो इतना पैसा पड़ेगा, इससे जाएंगे तो इतना, ये भी रिसर्च है। ठीक, तो सिमिलरली जो है वो रिसर्च पेपर को आप पढ़ते हैं, तो आपने क्या किया? डाटा कलेक्शन करके फिर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं। उसी तरह से आपने रिसर्च पेपर पढ़े, फिर कंपेयर किया। कहीं कहीं पे क्या होता है? 2 पेपरों को कंपेयर कर देते, कहते ये वाला बेटर है,
4 तरह के पराठे बना दिए, कहा नहीं आज पालक पनीर, मम्मी जो पालक जो वाला पराठा था वो बहुत अच्छा था, यानी रिसर्च में वो अच्छा है, ये भी रिसर्च है। तो आप पेपरों को कंपेयर अगर करते हैं तो दैट इज आल्सो अ रिसर्च। ठीक। अब जैसे आर्ट साइड में जैसे वैसे क्या होता है, कलेक्शन करते हैं डाटा का। कैसे कलेक्शन करते हैं? ऑब्जर्वेशन। कोई चीज़ आप देखते रहो, 4 लड़कियां हैं, इनको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लड़की जो है ये ज़्यादा मार्क्स ला रही है, ये कम ला रही है, ये कम ला रही है, यानी ये ज़्यादा पढ़ती है, तो ये ऑब्जर्व किया, ये भी रिसर्च है कि ये लड़की जो है सुपर है, तो ये भी आपकी रिसर्च है। ये क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या होता है, आप क्या करते हैं कि कई बच्चे जो है अलग अलग तरह के मार्क्स ला रहे हैं, आपने क्या किया, उन अलग अलग तरह के बच्चों के मार्क्स को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद जैसे कुछ बच्चों के 30 मार्क्स थे, 5 बच्चों के, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे 5 स्टूडेंट्स हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 मार्क्स जो है 5 स्टूडेंट्स की 30 वाली जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 5 होगी, मतलब वो जो है आपका उसका आवृत्ति कितनी हुई 5। इस तरह से आपने अलग अलग कर लिया, फिर मीन निकाल दिया। मीन निकाल के आपने बताया कि ये जो डाटा है इस रेंज के डाटा का स्टूडेंट्स मतलब जो है मीन में आ रहा है, ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी आपकी क्या है, रिसर्च है। ठीक है। अब रिसर्च में हमारा टॉपिक आपका डाटा क्या था, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो पहले तो क्या है, डाटा क्या है, डाटा ऑफ फैक्ट, जो हमने अभी आपको बताया, डाटा क्या है आपका, फैक्ट है। रेलिवेंट मटेरियल पास्ड इन प्रोजेक्ट फॉर्म एज बेसिस फॉर द रिसर्च स्टडी एंड एनालिसिस, यही हमने बताया ना। रिसर्च स्टडी के हिसाब से जो हमने अब खाना में ही आपसे हमने बताया कि हमने आटा कलेक्शन किया, लेकिन क्या करते हैं कि हम कौन सा, कि पतंजलि का आटा, यानी एक अच्छी क्वालिटी का रेलिवेंट चीज़ हमने इकट्ठी करी, है ना। इसी तरह से रिसर्च में भी आप जो करते हैं कि अच्छी, सब जो है साइंस डायरेक्ट के, ज़्यादातर सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस डायरेक्ट का आप पेपर पढ़ेंगे तो सोचेंगे इसमें हमें अच्छा डाटा मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप जब डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो क्या आपको चाहिए, रेलिवेंट चीज़ चाहिए, है ना, प्रासंगिक, जिस मटेरियल्स का कोई मतलब हो। ये नहीं हमें बनानी है रोटी और हम क्या कर रहे हैं, चावल का आटा पिसवा रहे हैं तो रोटी कड़ी होगी, अच्छी नहीं बनेगी। वैसे ही इसमें भी आपने रफली सैकड़ों रिसर्च पेपर है, बहुत रिसर्च पेपर हैं, तो आपने जर्नल ऐसे जर्नल जो छपते हैं सस्ते वाले पैसे देके, उन पेपरों को आप पढ़ोगे तो आपका वो प्रासंगिक नहीं है, मतलब दैट इज नॉट रेलिवेंट मटेरियल। रेलिवेंट मटेरियल मतलब आपने अच्छे पेपर्स आप पढ़ेंगे जो रिलायबल हैं, जिनकी वैल्यू है। उन पेपरों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, अच्छी चीज़ निकालेंगे, अच्छा आटा यूज करेंगे तो अच्छी रोटी बनेगी। महीन आटे की रोटी सफ़ेद होगी, मोटे आटे की पीली होगी। तो कुछ लोग जो है कहते हैं अच्छी रोटी चाहिए, तो आपको अच्छी रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको डाटा कलेक्शन अच्छा करना होगा। अच्छे डाटा कलेक्शन के लिए अच्छी कंपनी के बड़े रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने होंगे। और सब कलेक्ट करने का मेथड हमने बताया, कलेक्शन कैसे है, आपने मेल किया अपने दोस्त को, वहाँ से आपके पास मेल आया, आपने कलेक्ट कर लिया। आपके सर हैं, उनके पास आपके क्वेश्चन, और कुछ लोग होते हैं क्या, क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपस में, जर्नल अगर आप बात करो तो अगर ये तो हम लोगों के साइंस की बात हो रही है, ऐसे क्या होता है जैसे MBA वगैरह में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कि कोई मटेरियल्स है और उस मटेरियल्स के बारे में वो क्वेरी करते हैं कि कौन मटेरियल अच्छा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी आप देखते हो कि व्हाट्सएप चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो या मतलब कोई चीज़ देख रहे हो तो बीच बीच में क्वेश्चन करके आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसमें टिक लगाओ, एस या नो करके क्वेश्चन आते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्शन करते हैं, और वो डाटा कलेक्शन आपका क्या है, क्वेश्चन बेस्ड का डाटा कलेक्शन है, उसको हम क्वेश्चनरी डाटा कलेक्शन बोलेंगे। ठीक। तो डाटा कलेक्शन का आपका जो है, सबसे पहले आपका डाटा कलेक्शन, पहले क्या हमें विचार करना, सोचना पड़ता है कि हमें क्या है, हाइपोथेटिकल, हमें आज जो है ये काम करना है, हमारा मकान जो है बढ़िया तिमंजिला बनाना है। तो यानी आप क्या, हाइपोथेसिस आपके दिमाग में आई, आपके दिमाग में एक पाशुलेट आई, विचारधारा आई कि हमको ये काम करना है। तो आपने पहले से ही सोच लिया है कि हमें जो है
बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, हमें केमिस्ट्री में, हमें मैथ में, हमें फिजिक्स में रिसर्च करनी है, ठीक है। ये तो आपका पहले से एक विचार हो गया। अब उसमें किस टॉपिक पे आपको जाना है ना, उसके बारे में आप एक विचार या एक दिमाग में कोई चीज लाएंगे। दैट इज द हाइपोथेटिकल फिगर ऑफ दैट रिसर्च। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा का आप थोड़ा सा सर क्या लिखाना भी तो लोगों को पड़ता है कि बताते हैं ऐसी कहानी सुनाते हैं, क्या करना। नोट्स बेटा हमारे कोई भी नहीं, हम ऐसी कहानी सुनाते जाएंगे, थोड़ा बहुत जो है बीच बीच में बता दो, नोट्स कोई नहीं है। और रिसर्च में कोई नोट्स होते ही नहीं है। हकीकत सोचो तो क्या है, आपको केवल कहानी सुननी है और उसी को ट्रांसलेट करके लिखना है। जो हमने बताया, शायद ये चीज सर लोगों ने बताया होगा कि रिसर्च क्या है, बताया कि घर पे आप डेली रिसर्च करते हो, सभी लोगों ने बताया होगा ये बात। और सभी लोग लगभग रिसर्च डेली ही करते हैं हर तरह से। तो ये जो है कोई नोट्स इसके नहीं है, आपके नोट्स मिल चुके होंगे मेरे ख्याल से। डाटा कलेक्शन रिपीट हो रहा है आपका टॉपिक ये, चलो थोड़ा बहुत लिखा देंगे हल्का फुल्का। बकाया जो है नोट्स की जगह पे एक बुक है, हम दे देंगे, या इनमें से किसी तुम लोगों के साथ में होगा, उन लोगों से इतना मिल लेना, मिल जाएगी, ठीक है ना, आप लोग दे देना। तो पहला है क्या आपका, आपका जो ये टॉपिक है इसमें आपका है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सोर्स ऑफ डाटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड सिमुलेशंस। ठीक, तो पहली चीज तो डाटा लिखाना, हमारी समझ से तो नहीं कोई मतलब है, डाटा बता ही दिया है हमने आपको। इसके बाद है कि इसको फार्मुलेट कैसे करते, ये चीज आप नोट कर लो, हेडिंग डाल दो आपका मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन और उसमें आप नोट करिए। डाटा आर फैक्ट रेलिवेंट मटेरियल्स, डाटा आर फैक्ट रेलिवेंट मटेरियल्स past and present forms, past and present forms as a basis for the research, study and analysis। ये हमने आपको क्या लिखा है, सीधा सीधा आपसे व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द डाटा। अभी हमने आपको क्या बताया, डाटा क्या है, हिंदी में आपको बिल्कुल समझाया कि डाटा क्या है, कि कोई अच्छा मटेरियल जिससे हम कोई नई चीज को बना सकें। तो वही इसमें आपका लिखा है कि रेलिवेंट मटेरियल से पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म, मतलब आपके घर में पहले क्या चीज बनी थी उससे अच्छी क्या हो सकती है, उसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बकाया नया सर्च कुछ भी नहीं होता, हमेशा रिसर्च पेपरों से ही आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके चेंज करते हो, उसी से आप जो है नया पेपर छाप देते हो, 3 पेपर, 1 पेपर हो जाता है उसमें और 2 हो गए, वैसे हो गए पीएचडी। हकीकत यही है, हम लोगों ने भी किया है। मतलब ये कोई नहीं है कि कोई साइंटिस्ट बनने के लिए रिसर्च कर रहा हो, सभी लोग टीचर हो, यहाँ पे सभी लोग टीचर हो, सबको पता है कि केवल डिग्री मिलने से इतना पैसा बढ़ जाएगा पेमेंट, है ना। बकाया अगर वास्तव में रिसर्च करनी थी भैया जाते बार्क वगैरह में जाते, यहाँ क्यों आते कानपुर यूनिवर्सिटी। तो ये डाटा तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, और आपको ये भी हमने रिसर्च का भी आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। आपके सर आपको सैकड़ों, पहली बार आप जाओगे तो क्या होगा, कई जाओ पेपर ले जाओ, ये पढ़ के आओ, कई पेपर दे देंगे, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बस शेयर कर रहे हैं। पेपर दे देंगे, जाओ ये पढ़ के आओ, कुछ समझ में आया कि सर इसमें तो कुछ नहीं समझ में आया, और दे देंगे, जबकि उनको प्रॉब्लम पता है कि हमको कराना क्या है। लेकिन 6 महीने तक सिर्फ आपको जो है कहीं प्रॉब्लम सर्च करके लाओ और डेली आपको गाली सुनाएंगे, कुछ करते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है, जबकि उन्हें पता है कि कराना क्या है। और बच्चे को सब कुछ आता होगा तभी तो वहां तक पहुंचा होगा, पीएचडी कर रहा तो टीचर है, ये तो है ही नहीं कि बेसिक नहीं आता होगा उसको। लेकिन वो डांट तुम्हें डेली खानी है, डेली गाली मिलनी है। जब टीचर के पास जाओगे, जब 6 महीने में जाओगे तो गाली मिलनी है।
ठीक, ये तो मतलब पहला फैक्ट है। डाटा कलेक्शन आपको कह देंगे वो ढूंढ के लाओ, उनके पास रखा है वो पेपर, लेकिन कहीं ढूंढ के लाओ। आईआईटी में जाओ, वहां पे लैब है, वहां पे लैब है, सब बता देंगे पेपर रखा है, लेकिन खुद नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि डाटा कलेक्शन आप सीखो। मतलब दुश्मन नहीं है, वो ये चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को कैसे पीएचडी कराओगे, तो वो चाहते हैं कि आप डाटा कलेक्शन करो, है ना। तो हमने तो आपको डाटा कलेक्शन सिंपल बता दिया कि सारे रिसर्च पेपर इकट्ठे कर लो, मेल से कर लो इकट्ठा, दोस्तों से सबसे कर लो। अब आपको वो काम करने की जरूरत ही नहीं है, दोस्तों से आप इकट्ठा कर सकते हो कलेक्शन। और रेलिवेंट का मतलब आपसे पहले ही बता दिया कि लोकल वाले पेपर मत पढ़ना। अगर लोकल पेपर आप पढ़ोगे तो कोई मतलब आपका एक पेपर होने में साथियों 10 साल लग जाएगा, तब भी नहीं होगा। आप कहोगे हमारे सर नहीं कुछ कराते, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप लोकल पेपर पढ़ रहे हो। तो आप उसमें क्या है, उसमें खुद ही यही फ्रॉड दिया हुआ है कि उससे निकाला इससे निकाला, आपको नया क्या मिलेगा। और अच्छे पेपर में नया मिलेगा, उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करके आप एक और पेपर निकाल देंगे तो आपका पीएचडी हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका था कि डाटा क्या है। डाटा आर फैक्ट, रेलिवेंट मटेरियल, पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म एज बेसिस फॉर द रिसर्च स्टडी एंड एनालिसिस। डाटा आगे नेक्स्ट नोट लिखिए, डाटा सर्व एज अ रॉ मटेरियल। ये तो पहले ही हमने आते आते बताई थी, डाटा क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। डाटा सर्व एज अ रॉ मटेरियल, serve as a raw material for the analysis in the research purpose. The data's relevancy adequacy and reliability determine the quality of finding, determine the quality of the finding of a research, देखो वही अभी हमने बताया आपको कि अच्छा मटेरियल डालोगे तो अच्छा खाना बनेगा। तो वही है कि रिलायबल मटेरियल आपका होगा तो आपकी रिसर्च अच्छी होगी। ठीक है, सब पूरे रिसर्च में आप पढ़ रहे होंगे कि वही चीजें सब में बार बार आपको पढ़ाई जाएंगी, हर एक कुछ भी नया नहीं रहता है। बस ये आपकी समझ है कि आप क्वेश्चन ढूंढते हैं कि क्या है, लिखना सब में वही है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए थ्योरी में। मेरा समझ रहे हो कि काफी बड़ी होनी चाहिए अगर थ्योरी वाला है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ड्यूरिंग द रिसर्च, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ड्यूरिंग द रिसर्च hypothesis is formulated and for testing this hypothesis data serve as basis. Data also provide fact and figure. Data also provide fact and figure while formulating measurement scale and tables, which are analyzed with the help of statistical methods. The data relevance and
reliability in very crucial for the scientific process of measurement, analysis, testing, so data test is very crucial for the scientific process of measurement, analysis, testing, so data is very important for research. Very important for research. हेडिंग लिखिए डाटा कलेक्शन प्रोसेस. डाटा कलेक्शन प्रोसेस. अब क्या डाटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिंपल, फिर घर में आ जाओ. आपको पहले हमने क्या बताया कि आपको डाटा कलेक्शन, आपको रिसर्च करनी है. रिसर्च क्या करनी है? आपको गुजिया अच्छी वाली बनानी, होली आ रही है, ठीक है. तो आप क्या करोगे? पहले डाटा कलेक्शन के लिए आप सोचोगे क्या क्या पड़ता है इसमें. यूट्यूब खोलोगे कि अच्छी वाली गुजिया कैसे बने, है ना. यूट्यूब में सब चीज मटेरियल आपने पढ़ा. अब उसमें लिखा है इसमें किशमिश चाहिए, चिरौंजी चाहिए, खोआ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक. तो पहले तो आपने क्या किया? आपने हाइपोथेटिकल उसमें आपने एक विचार किया, एक इमेज बनाई. इसमें लिखा हुआ है कि फिगर बनाना है. तो आपने क्या एक इमेज बनाई कि हमको गुजिया बनानी है. आजकल एक गोल वाली गुजिया भी बाजार में आती है कि तमाम तरह की आती है. तो आपने विचार कर लिया, हमने इसका फिगर बना लिया. अब ये अच्छी कैसे हो, माने हमारी रिसर्च कैसे मानी जाएगी? तो बाजार में भी मिल रही है, बाजार ही से लेके खा लो. लेकिन हमको डॉक्टर बनना है तो अच्छी कैसे बनेगी? तो उसके लिए आपने क्या किया? डाटा कलेक्शन. सबसे पहले आप गए मैदा के लिए, अच्छी कंपनी का मैदा उठाया, एक डाटा. दूसरा डाटा और क्या क्या चाहिए उसके लिए? आपको खोआ चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए. सिमिलरली इसके लिए भी वही चीज़ है कि आपको पहले क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए. रिसर्च करनी है तो आपको क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए. डाटा चाहिए कि जिससे कि हमको हर चीज़ आराम से मिल सके. कई दोस्तों के मेल एड्रेस चाहिए. टीचर चाहिए जो हमेशा डांटता रहे, आगे आगे हमको बताए. रिसर्च पेपर्स चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलेगा उन सब जगह से इंस्टीट्यूटों के एड्रेस चाहिए. समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें चाहिए. सेम मतलब कुछ भी नहीं है. रिसर्च का मतलब जो है जो आप घर में करते हो सब कुछ वही करना है. बस सिर्फ पीएचडी घर में नहीं लगती है. नहीं तो हमारे अपने इंडिया की हर घर की हर लेडी डॉक्टर हम लोगों से अच्छी है. फिजिसिस्ट भी हम लोगों से अच्छी है. हम लोगों की मम्मी पापा. पूछो क्यों? आप रोटी बनाओगे कभी गोल नहीं बनेगी. बना लो, नहीं बनेगी. लेकिन हमारी माँ जी की रोटी हमेशा गोल बनती थी, क्योंकि उनको मालूम था F=mv²/r, है ना. फोर्स लगा है बीच में, ये क्या देखो पूरा गोल हो जाती है. और हम लोग इतना पढ़ पढ़ के मर जाते किताबों में, कभी हमारी रोटी गोल नहीं बनी है ना. तो ये है कि मतलब जो पुराने लोग हैं और जो लेडीजें हैं वो हम लोगों से अच्छी रिसर्चर हैं, हम लोगों से अच्छी नॉलेज वाली है, ठीक. तो हाँ, ये क्या डाटा कलेक्शन प्रोसेस में आप लिखिए नंबर स्टेप वन. स्टेप वन में लिखिए आप द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन required in the investigation is to be identified. Step 2. Stabilizing the fact that are available at present and the
available at present and the additional fact required. Additional fact required. Step third, identification of the sources from where the information can be available. Step 4, selection of the appropriate information collection method. Selection of the appropriate अच्छा, थर्ड का स्टार्टिंग से आप सुन लो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन कैन बी अवेलेबल. लास्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड. तो देखो जो हमने बताया आपको, मतलब सीधा घरेलू लैंग्वेज, वही हमने इसको आपको जो पेपर में लिखना है उसी को हमने एक तरह से लिखाया है. पहले आपका क्या है, डाटा कलेक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन टू बी द आइडेंटिफाइड. गुजिया बनाने के लिए आपको कैसी बनानी है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूट्यूब आपने खोला. फर्स्ट स्टेप यूट्यूब खोलना हो गया. सेकंड स्टेप आपकी है कि स्टेबलाइज द फैक्ट दैट आर अवेलेबल एट प्रेजेंट. अब इसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें जो जो मटेरियल आपके पास यूज होना है वो फैक्ट आपके घर में है नहीं है, या कहाँ पर वो उपलब्ध होंगे. और थर्ड है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस, मतलब जो बचा हुआ मटेरियल है वो किस सोर्स से मिलेगा, कि फलाने बनिया की दुकान से ये चीज मिलेगी, फलाने. ये थर्ड स्टेप हो गया. और लास्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसके बाद जो है एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लास्ट में आपको उसके बारे में कि ये गुजिया का टेस्ट ऐसा होना चाहिए, शक्कर की जगह नमक नहीं मिला, ये लास्ट इंफॉर्मेशन आपको ये है. तो ये आपके जो है आपका जो मेन हेडिंग्स थी आपकी डाटा कलेक्शन प्रोसेस, तो 4 स्टेप में पूरा होता है. ठीक, डाटा कलेक्शन प्रोसेस की स्टेप्स आपके 4 हो गए. घरेलू लैंग्वेज में आपको वैसे समझा दिया, जो आपको पेपर में लिखना है वो हमने आपको बता दिया. अब लेकिन इनके लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स है. मेथड कौन कौन से आप करते हैं, तो वो फॉलोइंग डाटा अंडर कैसे है, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड है, डेस्क रिसर्च मेथड है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, फील्ड रिसर्च है. तो पहला क्या है ऑब्जर्वेशन. नोट नहीं करो अभी, जब कहेंगे तभी नोट करो, ज़्यादा लिखना नहीं. ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्व करना. जैसे अभी हमने आपको ऑब्जर्व बताई कैसे करना, ऐसे ही आपको जो है डाटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्व करना है. तो आपने पहले ऑब्जर्व कैसे करोगे कि यूट्यूब में आप देख रहे हो इतने इतने तरह की चीज़ें आ रही हैं. ठीक, आपने क्या किया, सैकड़ों पेपर पढ़े. इधर पे अगर आ जाओ इस तरफ में, तो क्या है आपने सैकड़ों पेपर पढ़े, यानी ऑब्जर्व किया आपने कि इस समय किस टॉपिक पे 80 रिसर्च हो सकती है या हो रही है. दैट इज द ऑब्जर्वेशन. और उसको ऑब्जर्व करके उसको हम कंपेयर करें. अब ऐसे जर्नल अगर मार्केटिंग में आप देखो, तो मार्केटिंग में क्या होता है कि हर कंपनी वाले अपने बंदे मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए छोड़े रहते हैं कि देखो जाके लोगों का टेस्ट क्या है, टिक लगवाने के लिए आते हैं. दरवाजे दरवाजे पे आप देख रहे होगे सर्वे होता रहता है. तो वो आपका एक तरह से जो सर्वे होता है वो भी आपका जो है एक सोशल सर्वे जो होता है, जर्नल है, वो आपका सोशल में रिसर्च जो होती है वो सोशल साइंस की रिसर्च वो लोग करते होते हैं, है ना. बहुत जगह पे होता है कि बच्चे जाते हैं गांव में, पानी के विषय में कलेक्शन करते रहते हैं, वो ज्योग्राफिक रिसर्च करते हैं कि इस एरिया का पानी कैसा है, क्या नहीं है, क्या नहीं. वो भी पीएचडी कर रहे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं. लेकिन वो अपना क्या है, एरिया वाइज पानी का कलेक्शन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, वो ज्योग्राफिकल रिसर्च है. वो ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन मतलब आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है. आप लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोग सिर्फ जो है थ्योरेटिकल जो लोग रिसर्च कर रहे हो तो सिर्फ पेपर आप इकट्ठे करते हो, उनको पढ़ के उनमें ऑब्जर्व करते हो कि इस समय लेटेस्ट पेपर कौन कौन से आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आ रहे हैं. वो आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये आपके सर बताएंगे जिसके भी अंडर में जाओगे
तो वो मतलब बताएंगे नहीं, वो काम दे देंगे केवल। हम आपको बता दे रहे हैं आपको उस काम में करना क्या है, बस यही करना है कि उन पेपरों को बस इकट्ठा करना है, पढ़ना है। सेकंड है आपका डेस्क रिसर्च। डेस्क रिसर्च क्या होता है आपका, एक टेबल हो, टेबल पे कई जो है योग्य व्यक्ति बैठे हुए होते हैं डेस्क पे, और वो उसमें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। उस पर क्या करते हैं वो लोग, चर्चा करते हैं, चर्चा में रिजल्ट निकालते हैं उसका। और नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो साइंस से रिलेटेड होती है। ये आपका क्या है, जो प्रयोग करा के ही निकाली जाती है। केमिस्ट्री वाले इसको बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। केमिस्ट्री में जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, फिजिक्स में भी है, लेकिन उनका जो है जल्दी निकल आता, छोटा स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स में हो जाते हैं। और लास्ट है आपका फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च का मतलब आपका जो पहले जो हमने बताया था, जो ऑब्जर्व बताया था कि देख देख के करना है, उनमें क्या है, फील्ड में जाके आदमी जो है सर्वे करता है। तो ये चीजें जो है आपकी क्या है, ये टेक्निक्स हैं, काहे के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। तो अब लिख लीजिए, फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द डाटा। Following techniques are used for collecting the data under research. Number 1, observation method. Number 2, desk research. Desk, D-E-S-K, desk research. Number 3, experimental research. Number 4, field research. अब इसके बाद आपका प्राइमरी डाटा है, निकालिए प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपका क्या है, जो प्राइमरी सोर्स से जो भी डाटा हमको मिल रहा है वो सभी आपका प्राइमरी डाटा है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, द सोर्स फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज, द सोर्स फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज gathered for the first time, is known as primary source, and information is called primary data. ठीक, जैसे क्या बोला जाता है, आइंस्टीन ने E=mc² वाला आप पेपर खोलोगे तो वो आपका क्या है, उन्होंने जो है सबसे पहला पेपर जो पहले नंबर पढ़ा होगा उसकी पहली लाइन जो भी लिखी होगी तो वो आपका उन्होंने कहीं ना कहीं से पहली बार लिया होगा, वो आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स है। आप सर्च करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हो, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब आपने वो पेपर अपने सर से लिया या जहाँ से भी लिया, वो आपके प्राइमरी सोर्स है। वहाँ से जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो आपका क्या है, प्राइमरी डाटा है। अब जर्नल लाइफ में आ जाइए, प्राइमरी सोर्स खेत, फील्ड्स, वहाँ से आपने क्या किया, गेहूँ इकट्ठा किया, वो आपका प्राइमरी डाटा है। वहाँ से आपने आलू इकट्ठा किया, वो आपका प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा क्या हुआ, जब सब्जी मंडी में सामान आ गया। और फाइनल जो रिसर्च जो है आपको बता ही चुके हैं। तो प्राइमरी डाटा का मतलब क्या हुआ है कि जहाँ से आपने स्टार्टिंग रिसर्च की, आप पढ़ रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टार्टिंग में आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज है, वो नॉलेज आपने कहाँ से इकट्ठी की है। अगर बायो के बच्चे हैं तो वो अगर सेल पे कर रहे हैं या मतलब सेल का मतलब ट्रांसप्लांटेशन पे कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले वो सेल पढ़ेंगे, सेल कहाँ से आई, है ना। ये मतलब क्या कहते हैं उसको, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, इस तरह से बॉटनी के बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को।
है उसको मालूम करेंगे। इसके बाद फिर करेंगे मतलब जंतु वाली है कि वनस्पति वाली सेल है, इसमें क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप जब पहले पढ़ोगे उसको तो प्राइमरी है। फिर उसको तो जनरल किनारे करके आपको रिसर्च में और आगे पढ़ना है, तो प्राइमरी नॉलेज आपको हो गई है उसकी कि आपको सेल के बारे में ही स्टडी करनी है, तो आपका प्राइमरी नॉलेज सेल के बारे में अच्छा होना चाहिए। सेकंड, आपने क्या किया, पेपर कलेक्ट किए, उस सेल में आपकी रिसर्च कहाँ पे पहुँच रही है ना, उसमें कई पेपरों को आप कंपेयर करेंगे अपने टॉपिक पे, वो सब फिर जो है सेकेंडरी, मतलब पहली बार डाटा कहाँ से उठा था वो आपका प्राइमरी है। इसके बाद आपको अपने दोस्तों से या किसी रिसर्च पेपर से पढ़ रहे हो तो आप सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप आटा ला रहे हो तो आप सेकेंडरी डाटा ला रहे हो, अगर गांव से खेत से गेहूं ला रहे हो तो वो आपका प्राइमरी डाटा है, ठीक है। सोर्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, हेडिंग डालिए, सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऐसे भी हो सकता है, सर्वे से आप कर रहे हैं कोई चीज का, है सर्वे आप कर रहे हैं तो वो भी आपका प्राइमरी डाटा में आएगा। टेलीफोन से आपने किसी से बात करी, वो भी आपका प्राइमरी डाटा है। मतलब ये आपको इसमें सोशल साइंस वाले टाइप में जा रहे हैं। सोशल में क्या होता है कि उन्होंने सर्वे किया, सर्वे तो आपने डायरेक्ट टू डायरेक्ट किया ना, फर्स्ट पर्सन से आपने लिया ना, तो वो डाटा आपका कलेक्शन कैसा है, प्राइमरी है। टेलीफोन में भी आपने पर्सन टू पर्सन बात किया, फर्स्ट मैन से बात किया, तो वो आपका क्या है, प्राइमरी डाटा है, ठीक है। तो नोट करिए, द प्राइमरी डाटा आर दोज, द प्राइमरी डाटा आर दोज which are collected afresh and for the first time, afresh and for the first time, and so happen it original in character, so it happened original in character. Such data are published by authorities who themselves responsible for their collection, The source of collecting the primary data are, the source of collecting the primary data are, number 1, direct personal interview, number 2, information received through local agencies, number 3, telephonic survey, number 4, indirect personal interview, survey through mailed questions, मेल करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वे थ्रू मेल्ड क्वेश्चंस, नेक्स्ट questions sent through enumerator,
अब नंबर 1 हेडिंग आप डालिए, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसमें हमने क्या बताया, थ्रू इन्यूमरेटर, ENUMERTO, ठीक है। अब हमने पहला हेडिंग आपको बोला है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन को कुछ जानकारी चाहिए वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे कोई भी चीज़ की खोज करनी, कुछ भी चीज़ हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन, उसके बारे में कई क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसमें मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं इनको भी मालूम होना चाहिए आपको। तो पहले आप इसमें लिखिए डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर present himself personally before the informant and obtain a first hand information इसके मेरिट्स आप लिख लीजिए, मेरिट्स क्या है। The first hand information obtained by the investigator, first point है, the first hand information obtained by the investigator is bound to be more reliable and accurate. Second point, where the investigator and information talk face to face, where the investigator and informant talk face to face, it becomes possible to source questions in depth. This method is useful where spontaneity of response is required. It permits evaluation of respondent. His circumference and reliability. It permits explanation of questions. It permits evaluation of respondent, his circumference and reliability.
It permit explanation of question. It permit explanation of question concerning difficult subject लिमिटेशंस डाल दो, हेडिंग लिमिटेशंस, मतलब ये जो है इसमें कमियां क्या है, दिक्कत क्या हो सकती है। तो लिमिटेशंस नंबर 1, द मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है द मेथड इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। Next is this method is suitable only for intensive studies. This method is highly subjective in nature. Next is this method is suitable only for intensive studies. अब देखो इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे योगी बाबा का, भाजपा का। क्या होता है ये, इसकी क्या हेडिंग है आपकी इस वाले टॉपिक की, बोलो। नहीं, इसका टाइप क्या, डायरेक्ट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, हर पार्टी वाले क्या कराते हैं, इसमें समझ लो आपको रिसर्च कराते हैं कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। रिपोर्टर जाते हैं कि इस एरिया में देखा, हर जगह एरिया के 1,000 लोगों का उन्होंने एक पूरा जो है सेंसस चूज कर लिया एक एरिया। अब उसमें उन्होंने 1,000 लोगों से कुछ गिने चुने 10-20 क्वेश्चन उन्होंने रख लिए कि आप किसके बेस पे वोट देंगे, या आपको क्या अच्छा लग रहा है, उस समय क्या था, अब क्या है, आपको ये फ्री वाला गेहूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे करके 1,000 लोगों को उन्होंने चुन लिया, है ना। अब कुछ जगह का जो सर्वे गड़बड़ क्यों होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं धोखे से, जैसे रिसर्च होता है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, मेहनत करने का रिसर्च पेपर हो भी जाता है, और रिसर्च पेपर होने के बाद क्या होता है, जाता जाने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। सेम चीज आपने क्या किया गलती से, उसमें कारण क्या होता है, वो रिसर्च पहले ही हो चुकी होती है। आपने क्या किया, गलती से क्या किया, वही एरिया चूज कर लिया जो एरिया केवल जो है अखिलेश यादव का था। तो वहां पे तो सब यही कहेंगे अखिलेश अखिलेश अखिलेश, है ना। तो उसमें क्या हुआ, आपका सबने अखिलेश कह दिया, तो सब दिखा दिया कि अखिलेश यादव जो है इतने से जीत रहे हैं, 400 सीटों से बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन आपने जो है बाबा जी को तो देखा ही नहीं, उन्होंने फ्री में जो नमक बंटवाया, नमक का हक भी तो सब अदा करेंगे ना। तो उस जगह पे सर्वे ही नहीं किया आपने जहां फ्री में नमक मिला, है ना। कायदे से सर्वे क्या, अगर अच्छा करना है तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि एक आपने लिमिटेड जगह ले ली है, लिमिटेड क्वेश्चंस ले लिए, क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए। इसमें यही कमी है, ये डीमेरिट्स है कि टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग है। लेकिन अच्छा सर्वे है, उसके लिए क्या है, आपको टाइम ज्यादा मतलब आपको 1,000 की जगह पे थोड़ा एरिया फैला के ज्यादा लोगों से इकट्ठा करके क्वेश्चंस, आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी कलेक्ट करने चाहिए थे, वो इंक्वायरी लेनी चाहिए थी। ये आपका जो है इसका रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो ये आपका पहला वाला हेडिंग्स हो गई, उसकी मेरिट भी आपको समझ में आ गई। मेरिट तो ये है कि अगर आपने ज़्यादा लोगों को सही से किया है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, तो आपको सही रिस्पांस मिलेगा, आदमी एकदम सही बोलेगा, आप अच्छा सर्वे कर सकते हो। लेकिन पैसे की बचत के लिए आपने गिने चुने एरिया लिया, धोखे से वही रिसर्च पेपर आपने पढ़े हैं, उन्हीं से आपने बना के दे दिया, उसके आगे वो रिसर्च पेपर पहले से उसी तरह का कोई टॉपिक छप चुका है, तो आप फेल हो गए, आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा, फिर पूरे 1 साल की मेहनत बेकार। ठीक। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसी। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमने पहले बताया डाटा डायरेक्ट आपको कलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया था, इसमें पहले वाले में क्वेश्चन पूछे थे, आपने डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लिया था। इसमें क्या हुआ, आपका है तो ये प्राइमरी डाटा, लेकिन हमने क्या किया, इनको हमने कह दिया जाओ तुम मेन जगह वहाँ पे इतना इकट्ठा कर लो, ये एजेंट्स हमने अपने बना दिए। तो इन्होंने सब जगह जा जाके डाटा कलेक्ट करा, वो कलेक्ट करके हमको दे दिया। ये आपका हो गया डाटा एजेंसी में। तो इसमें लोग अंडर दिस
method information not collected by the investigator but local agents commonly known as correspondent are appointed in different part of the area under investigation. They apply their own argument as to the best method of obtaining information ठीक है। जैसे अखबार वाले होते हैं, पेपर वाले होते हैं, क्या करते हैं, खुद तो भाई जो मालिक है वो तो जगह जगह जाके तो न्यूज नहीं इकट्ठा करेगा। दैनिक जागरण, नाम तो दैनिक जागरण का है न्यूज कलेक्शन में। अब वो क्या करता है, जैसे मालिक एक ही है सभी जगह का और दसियों जगह पेपर जाता, तो वो हर जगह पर एक एक अपना जो है एजेंट कर देता है। और वो एजेंट क्या करता है, छोटे छोटे एरिया के छोटे छोटे से मतलब एक एक आदमी को कर देगा कि यहाँ की न्यूज़ आपको रिपोर्ट करनी है कि आपको, वो सब बना के आगे जो है आपका पेपर में वो न्यूज़ आ जाती है। सर्वे हो रहा है, रिसर्च हो रही है ना, लेकिन क्या हुआ, उसमें हमने किसी दूसरे को ठेका दे दिया कि जाओ ये जो है काम आपको करना है। ठीक है, लोकल एजेंसीज को मतलब अब जैसे हम यहाँ कानपुर में हमें भौतिकी चाहिए इनको, तो वहाँ पे हमने एक भौतिक भी एजेंट रख रखा हो। वहाँ अगर एक्सीडेंट होगा कि एक ट्रक ने इस कार वाले को मार दिया तो तुरंत फोन करके बताएगा ये नाम के ये है, अपलोड करिए, तुरंत यहाँ फोन आएगा, वो अपना तुरंत न्यूज बनाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी हर जगह पे एक ना एक एजेंट बना दिया गया। ठीक, और अगर आप अपनी रिसर्च में इसको कैसे यूज करना चाहोगे तो आपकी रिसर्च में भी हो सकता है। आपके 4-5 दोस्त हैं, 4-5 दोस्त का मतलब आपके नहीं है, आपके सर के कई जगह जगह होंगे, है ना, और आपको जो है जो रिसर्च करनी उनने बताया नहीं, अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये तो पहले ही से ये फलानी जगह से छपा हुआ है। वो लोकल एजेंट कह देंगे ये हमारे यहाँ ये इस चीज़ की ये चीज़ हो चुकी है, दूसरी जगह के यार इसके बारे में बताओ कि हाँ ये यहाँ हुआ है। इस तरह से वो उनके जो है जर्नल रिसर्च जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई ऐसे रिसर्च में तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो तो सिंपल यही लिखना है, लेकिन जानकारी के लिए आपको हम ये बता रहे हैं कि आपके में ये कहाँ यूज है। आपके में यूज यही है कि आपका लोकल एजेंट, आपके जो सर हैं उनके अंडर में सैकड़ों स्टूडेंट सब हो चुके होंगे, वो सब उनके लोकल एजेंट हैं, और उनके सर के दोस्त वगैरह होंगे वो सब लोकल एजेंट हैं। वो सब उस रिसर्च के बारे में टीचर जो है क्या करता है, उनसे सबसे टेलीफोनिक वार्ता करके पूछेगा इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यानी वो आपका क्या है, आपने जो है अपने दोस्तों से या किसी को भी हर जगह उस टॉपिक से रिलेटेड जितने लोग भी हैं वो आपके एजेंट। ठीक, मेरिट लिखिए इसका हेडिंग डालिए इसमें मेरिट। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी obtained expeditiously since only rough estimate are recorded। समझ रहे हो, एजेंटों ने क्या किया, रफ न्यूज जो है उन्होंने मतलब बता दिया ये हुआ। अब न्यूज तो आप ही को बनानी है, टाइप तो आप ही को करनी है,
तो पहली चीज तो यही है कि इससे जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, रफ मिल रहा है. सेकेंड, दिस मेथड इज वेरी चीप. दिस मेथड इज वेरी चीप and economically for extensive investigation. ठीक, चीप कैसे है? अगर जैसे हमारे पास है, मान लो हम यहाँ पे हैं, इस दैनिक जागरण के पेपर वाले हैं मान लो, तो हम हर जगह जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे, फिर वहाँ की न्यूज लेके आएंगे. ऐसे क्या है, उधर आदमी है 10,000 में कर जाए, वो पूरे महीने की 10,000 में पूरी न्यूज देगा आपको. आप लोगों के लिए कैसे है कि आपको जो भी चीज पढ़नी है, आप पढ़ने के लिए जगह जगह कई लाइब्रेरियों में जाएंगे, दौड़ेंगे, वो करेंगे. ऐसे क्या, आपके सर ने फोन किया अपने किसी एजेंट को, मतलब अपने किसी स्टूडेंट को, उसने उसकी जानकारी या वो रिसर्च पेपर आपको तुरंत ही सेंड कर दिया उसने, जो तैयार माल था. समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये क्या है, आपका चीप मेथड. क्या है? सस्ता है. डीमेरिट या लिमिटेशंस इसका क्या है? Since the correspondent apply there, since the correspondent apply their own judgment about the method of collecting the information. नेक्स्ट आपका टेलीफोनिक सोर्स है. तो टेलीफोनिक सोर्स से भी मतलब वही है कि फोन से आपको जानकारी करनी हर चीज की. टेलीफोनिक में क्या है, आप जो है जो जनरल जो जानकारी है वो आपको क्या है, फोन से. तो हेडिंग लिख लो, नोट कर लो, इसको बता चुके हैं, उसी को आपको हम इंग्लिश में लिखा देना. ठीक है, लिखिए. अंडर द मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स, अंडर द मेथड इन्वेस्टिगेटर instead of presenting himself before the informant contact them on telephone and collect information from them. ठीक है, इसमें क्या किया, फोन से, मतलब जो भी हमें किसी से कोई जानकारी करनी है फोन, तो इसमें मेरिट क्या, इसमें तो सबसे अच्छा है क्या है, फोन करा यानी टाइम बच गया, किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ा हमको, और सस्ता भी है. जाओगे आओगे तो महंगा तो पड़ेगा. तो ये इसकी मेरिट्स हो गई. तो नोट कर लो हेडिंग मेरिट्स में. दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. Number 2, the method is more convenient than personal interview. The method is more convenient than personal interview. और डीमेरिट क्या है, आदमी फोन उठाते ही नहीं है. अगर नहीं जानता है तो नहीं उठाएगा फोन, आपको जानता है तब तो उठा लेगा. तो ये तो सबसे बड़ा डीमेरिट है कि अननोन नंबर आया तो नटा उठाना. तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है आज के समय में. तो नोट कर लीजिए. दिस मेथड आल्सो इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड पर्सनल वाइज. मतलब आपका पर्सनल संबंध होगा तभी फोन उठा के आपको जानकारी आदमी देगा, नहीं तो नहीं. ठीक है ना? तो
This method also subjective in nature and personal wise. Next, the method exclude those who do not have telephone. अब जिनके पास फोन ही नहीं है वो क्या करेंगे, है ना, उनके लिए भी दिक्कत है. तो ये इसमें जो है इसका डीमेरिट्स है या नेगेटिव रिजल्ट है इसका. नेक्स्ट है आपकी हेडिंग इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. तो इनडायरेक्ट पर्सनल का मतलब क्या, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हमको जरूरत है, हमने आपसे क्वेश्चन कर दिए. इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो है हमें इंडिया 24 में न्यूज आनी है और किसी एक ने सब जगह रिकॉर्ड कर लिया, सबको दे दिया. तो ये आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट हो गया. मतलब डायरेक्ट हमने नहीं आपसे कोई भी क्वेश्चंस करे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन क्वेरी नहीं करी, केवल हमने क्या किया है, हमने आपसे अपने मिलने वाले को किसी को वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया, उसने जो इंटरव्यू लिया वही हमने छाप दिया, या वही हमने एक ही देखा होगा एक समय में एक ही तरह की न्यूज़ें सब आती रहती, थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं. तो ये हर एक ने एक दूसरे से शेयर करके चलता रहता है. वही चीज़ इसमें भी है. ठीक है, तो लिखिए आप इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में लिखिए अंडर दिस मैथड instead of directly approaching the information the investigator interviews several third persons who are directly or indirectly concerned with the subject matter of the inquiry. And who are in possession of the requisite information. मेरिट लिखिए इसमें लास्ट लाइन, who are directly or indirectly concerned with the subject matter of the inquiry and who are in possession of the requisite information. मेरिट लिखिए इसमें अंडर दिस मेथड द इंक्वायरी कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड conducted more effectively and efficiently as it is possible to obtain the view and suggestion of the expert. On the given problem. नेक्स्ट, ये चीज ध्यान रखो, ये क्या है, सबसे सस्ती है और टाइम भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहले से ही आपने सब कुछ इकट्ठा करा, हमने डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करके पूछ लिया वही चीज. तो ये वाला एग्जांपल ये नोट कर लो. सेकंड, द मेथड इज लेस कॉस्टली and less time consuming than direct personal investigation. The method is costly and
कॉस्टली नहीं बोला है, लेस कॉस्टली, उल्टा हो जाएगा फिर तो। आप कहोगे सही लिख के आए थे और सर ने लिखाया था और बाद में कहोगे गाली हमको दो, है ना। मतलब ये मेथड जो है सस्ता है। कैसे सस्ता है? क्योंकि जो पहले जिन लोगों ने इकट्ठे करे हमने उन्हीं से क्वेश्चन उसके विषय में पूछ लिए सारी न्यूज, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग देन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लिमिटेशंस भी लिख लीजिए, ड्रॉबैक क्या है इसके, कुछ कमी भी होती है हर एक में। द पर्सनल एक तो यही समझ लो कि पर्सनल, जैसे हम आपसे क्या चाहते हैं वो हमने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, अब इनसे हमने जानकारी ली, हो सकता है कि जो हमें चाहिए क्वेश्चन इन्होंने आपसे ना पूछा वो चीज़, तो ये उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, है ना। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, नोट कर लीजिए। द पर्सनल प्रीजस्टिस ऑफ द विटनेस, prejudice of the witness as regards definiteness is stating what is wanted, next the personal knowledge of witness about the subject, the personal knowledge of the witness about the subject matter of inquiry may be limited, ठीक है। मतलब इसमें कि आपने पूछा, आपको नॉलेज सब्जेक्ट में कम था तो आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमने क्या किया, हमने आपसे पूछा तो हमारी डायरेक्ट इससे तो टच नहीं हुआ, जो हमें क्वेश्चन पूछे थे वो हमारे क्लियर नहीं हुए, ठीक है। ये इसमें कमियां हैं। और नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सर्वे थ्रू मेल्ड क्वेश्चन, सर्वे थ्रू मेल्ड क्वेश्चन इंक्वायरी, सर्वे थ्रू मेल्ड क्वेश्चन इंक्वायरी। अब इसमें क्या होता है कि जो है एक जो पूरा एक जो है वो तैयार कर लिया जाता है क्वेश्चंस का, जो है एक क्वेश्चन का एक प्रोफार्मा इन्होंने तैयार कर लिया। जैसे आजकल आप लोग जो है वो पढ़ते होंगे जी, एक जो जैसे नहीं क्या कहते हैं, जैसे कोई भी आप उसमें जाते हो क्वेश्चन करके मेल का जो मेल फॉर्मेट रहता है ना, जीमेल में खोलते हैं आप और पूरा प्रॉपर आ जाता है चैनल, सारे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं उसमें। तो जो क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं वो सभी आप जो है पूछ लेते हैं, यानी जो आपने क्वेश्चंस तैयार करे हैं उन क्वेश्चंस को आप मेल पे डाल के और उनका आंसर ले लेंगे, इससे आपकी इंक्वायरी हो जाएगी इसमें। तो वही इसमें लिखना है। Under this method, the investigator prepare a question inquiry containing a number of questions, pertaining to the field of inquiry, information pertaining to the field of inquiry. These questions are sent by post. These questions are sent by post to the informant together with a polite covering letter
explaining in detail the aim, explaining in detail the aim and objective of collecting the information. And requesting the respondent to cooperate by and requesting the respondent to cooperate by furnishing correct reply and returning the question query duly filled in. समझ रहे? मेल हमने किया, मेल में सारे क्वेश्चंस बना के एक पूरा जो है उनको लेटर दे दिया और उसमें हमने रिक्वेस्ट कर दी कि सर ये क्वेश्चन है, हमें इस विषय में जानकारी चाहिए, कृपया सही सही आंसर देने का कष्ट करें मेल में. तो वो जो है इस तरह से भी हम एक रिसर्च कर सकते हैं. और उसी रिसर्च को हम बोलते हैं थ्रू मेल. मतलब मेल हमने भेज दिया और मेल में सारे क्वेश्चंस भेज दिए और उनको हमने अपना बता दिया कि ये टॉपिक है सर, हम इसके बारे में जानकारी दें, आपकी बहुत दया होगी. जैसे नहीं एप्लीकेशन लिखते हो तो रिक्वेस्ट टाइप पे, और आप सही जानकारी दें, तो वो सही जानकारी देंगे उसमें, तो उससे भी आपका रिसर्च होगा. ठीक. अब इसके भी मेरिट और डीमेरिट लिख लो, एक दो. देखिए मेरिट में लिखिए error due to personal bias of the investigators. Errors due to personal bias of investigators are completely eliminated as the information is supplied by the person concerned in his own handwriting, Next लिखिए, by this method a large field of investigation, a large field of investigation may be covered at a very low cost. ड्रॉबैक लिखिए इसका. Number 1, sometimes the information are not willing. Sometimes the information are not willing to give written information. In their own handwriting. On certain personal questions like income. Writing on certain personal questions like income, personal habit, property, etc. Next, second point is का देयर आर नो स्कोप फॉर आस्किंग. अब जैसे क्या है, इंटरव्यू वाले में आपने क्वेश्चन पूछा, आपको कुछ कमी लगी तो तुरंत आप काउंटर में दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हो, लेकिन इसमें वो चांस नहीं रहता क्योंकि उन्होंने जो जवाब लिख के भेजा है आपको उसी को ही सही मानना है. और अगर आप जैसे टेलीफोनिक कर रहे हो या आप इंटरव्यू वाला कर रहे हो तो आप उसमें क्या है, आपको लगा ये गलत बोल रहा है तो तुरंत आप क्वेश्चन घुमा के फिर पूछोगे उसका सही बोलवाने के लिए, तो वो इसमें ड्रॉबैक है. ठीक है, लिखिए there are no scope for asking supplementary questions for cross checking of the information
cross checking of the information supplied by the respondent. Supplied by the respondent. ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला है आपका, उसमें क्या है, उसमें भी क्वेश्चन ही है, लेकिन उसमें क्या है, बाय पोस्ट। जैसे इसमें हमने क्या किया, मेल किया, उसमें क्या है, सेम चीज लिखनी है, बस जहां पे इसमें मेल लिखा हुआ है वहां पे उसमें लिख देना बाय पोस्ट। और रिक्वेस्ट उसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है। मेरिट जो उसमें है कि आपने जो जानकारी चाहिए, जो आपको चाहिए वो एक बार में वो मिल जाएगी, लेकिन जैसे इसमें है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, वैसे ही उसमें भी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। दैट्स आज का जो है खत्म हो। इसमें मैथ के कितने लोग हैं? वो कहाँ, ये इसको बंद करना, बंद करना। अरे मैथ वाले बच्चे सभी मीन, मीडियन, मोड वगैरह तो जानते ही होंगे ना? नहीं पढ़ाया गया अभी? नेक्स्ट जो यूनिट है इसके बाद भी इसमें थोड़ा है, इसके बाद वो भी हमको पढ़ाना है। तो आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा सा जो है कक्षा 7, 8, 9, 10 में जो किताब है आपकी, उसमें आपने जो है देख लेना, नहीं उससे आपको आसान रहेगा। चलो कोई बात नहीं, हम कायदे से लेके थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए आप लोग।